हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपन जानते हैं कि अपन ने लास्ट जो जितने भी सेशन हुए उनके अंदर भारत के कितने भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट फिर अपन क्लास आज की शुरू करेंगे। सबसे पहले जिसका अपन ने अध्ययन किया था वो था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये भारत का नंबर 1 भौतिक प्रदेश का अध्ययन अपन ने किया था। नंबर 2 पे अपन ने अध्ययन किया उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। नंबर 3 पे अपन ने अध्ययन किया पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। और नंबर 4 पे अपन ने अध्ययन किया भारत के पठारी प्रदेश के बारे में। इसके बाद में जो नेक्स्ट आज का टॉपिक आता है वो नंबर 5 पे भारत के तटीय प्रदेश होंगे और नंबर 6 पे भारत के जितने भी जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक 5 और 6 ये भौतिक प्रदेश आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन शुरुआत करते हैं। आज अपना 5वां भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान। नंबर 5 पे आएगा तटीय मैदान। भारत का तटीय मैदान है वो भारत के 2 क्षेत्रों में अपने को मिलता है। एक तो अपन देखते हैं कि भारत के अंतर्गत पश्चिमी भूभाग में और दूसरा अपन देखते हैं पूर्वी भूभाग में। यानी कि भारत के 2 क्षेत्रों के अंतर्गत एक तो पश्चिम में और दूसरा पूर्व में अपने को जो तटीय मैदान है वो मिलता है। इसकी अगर चौड़ाई की अपन बात करते हैं तो ये जो मैदान है इसकी औसत जो चौड़ाई है वो लगभग है 65 किलोमीटर। औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूरे की बात करें सबसे सकड़ा जो ये अपने को मैदान मिलता है जो तटीय प्रदेश है उसके अंतर्गत कर्नाटक का जो भूभाग है यहाँ पर अपने को सबसे सकड़ा तटीय प्रदेश है वो मिलता है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 8 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास ही मिलती है। बाकी कहीं से भी ये अपने को इतना कम चौड़ा नहीं मिलता है। अपन देखते हैं कि पश्चिम में अपने को एक पहाड़ियों की श्रृंखला मिलती है। इसी कारण से पश्चिम वाला जो जितना भी भूभाग है वो कम चौड़ा मिलता है, जबकि पूर्व वाला जो भूभाग है वहां पर नदियों के द्वारा डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव यहाँ पर होता है। तो यहाँ का जितना भी जो प्रदेश है ये भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान वाला ये चौड़ा अपने को मिलता है, जबकि पश्चिमी जो भूभाग है वो कम चौड़ा मिलता है। ये जो तटीय प्रदेश है ये निमज्जन का उदाहरण माना जाता है। निमज्जन क्या होता है? यानी कि साधारण सी अगर अपन भाषा में देखें तो डूबना। यानी ये वाला जो भूभाग है वो सागर तल में डूब चुका था और ये निमज्जन का परिणाम माना जाता है पश्चिमी तटीय प्रदेश। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करें इसके बारे में। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर मुख्यतः अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जो पश्चिमी तट है उसके बारे में। नंबर 1 पे, ठीक है। तो पश्चिमी तट की अगर अपन बात करें तो इसको गुजरात में कच्छ का तट या फिर काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। या ये जाना जाता है गुजरात राज्य के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं
कि यहाँ पर एक द्वीप मिलता है, इस द्वीप का नाम है दमन। दमन से लेकर ये जो छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा है, इस छोटे से राज्य का नाम है गोवा। तो दमन से लेकर गोवा तक वाले जो भाग है, यहां से लेकर ये वाला जो जितना भी भूभाग है, इसे अपन जानते हैं कोंकण तट के नाम से। कोंकण तट, यानी दमन से लेकर गोवा तक वाले भाग को जानते हैं कोंकण तट के नाम से। इसके बाद में गोवा से लेकर कर्नाटक में यहां पर है मंगलोर, तो गोवा से लेकर जो मंगलोर वाला जो भाग है, इस मंगलोर वाले भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट। इसके बाद में मंगलोर से नीचे वाला जो भाग है, यानी मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो वाला भाग है, इस भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट, ठीक है। ये जो मालाबार तट है, ये मुख्यतः केरल राज्य के अंतर्गत फैला हुआ है और कुछ भाग इसका कर्नाटक राज्य का भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो पश्चिमी भूभाग है, इस पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो अपने को प्रदेश मिलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अपन एक बार फिर से जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं इनकी, कि कच्छ का तट या काठियावाड़ का तट, इसे गुजरात में कहा जाता है। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दमन से लेकर गोवा तक वाले भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर मंगलोर तक वाले भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और मंगलोर से लेकर जो नीचे वाला भाग है कन्याकुमारी तक, उस वाले भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो अपन ने बात की पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट के बारे में एक चीज और अपन देखें तो यहां पर केरल के अंतर्गत कुछ अपने को पश्य जल मिलते हैं। ये जो पश्य जल हैं, इन पश्य जलों को यहां पर कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनकी अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे वेबनाद, इसके बाद में अष्टमुड्डी, ये जो हैं वो कयाल के नाम से जाने जाते हैं। पश्य जल है और इनको लेगुन या छिछली झीलों के नाम से भी जाना जाता है। पश्य जल होते हैं वो जो लेगुन या जो छिछली झीलें होती हैं, उन झीलों को बोला जाता है। तो ये अपने को केरल राज्य के अंतर्गत ही मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने को दो नामों का ध्यान रखना है। एक तो आता है कोरोमंडल तट, ठीक है। दूसरा आता है उत्तरी सरकार तट। ये दो तट अपने को यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। उत्तरी सरकार तट की अगर अपन बात करें तो ये जो उत्तरी सरकार तट है, ये राज्य है ओडिशा और ये है आंध्र प्रदेश। इस ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो तट है, उस तट को अपन उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। जबकि तमिलनाडु जो राज्य है, इस तमिलनाडु राज्य वाले भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय नामों से भी इन्हें जाना जाता है। जैसे अपन बात करें कि ओडिशा के अंतर्गत जो उत्तरी सरकार तट है, इसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट। जबकि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसे काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है। काकीनाडा
तट। इस तरह से अपन देखते हैं कि उत्तरी सरकार जो है तट है, इसके दो भाग अपने को मिलते हैं। नंबर 1 पे उत्कल तट ओडिशा में और नंबर 2 पे काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो ये पूर्वी तट है, इस पर कुछ झीलें भी अपने को देखने को मिलती हैं, उनकी भी अपन चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहली जो झील आती है वो ओडिशा के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। इस झील को अपन चिल्का झील के नाम से जानते हैं। चिल्का झील, ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील की श्रेणी में आती है चिल्का झील। नेक्स्ट, इससे नीचे अगर अपन चलते हैं, यहां से जो नदी आती है उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के दक्षिण में अपने को चिल्का झील मिलती है। स्वर्णरेखा नदी के दक्षिण में दो नदियां बहती हैं, एक तो आती है गोदावरी नदी और नंबर 2 पे आती है कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक झील मिलती है। इस झील को अपन कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो दूसरी झील आती है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर इस जगह पे अपने को मिलती है। इस झील को पुलिकट झील के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपन देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, इसके अंतर्गत अपने को स्थान ये किन नामों से जाना जाता है और झील अपने को कौन कौन सी मिलती है, इसके बारे में अपन चर्चा की थी। ब्रीफ में एक बार अपन जल्दी जल्दी सबका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट पर गुजरात सबसे पहले आता है ऊपरी ऊपर, तो गुजरात में इसे कच्छ का तट या काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके दक्षिण में है दमन, दमन से लेकर गोवा तक के वाले भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और गोवा से लेकर मैंगलोर वाले भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। मैंगलोर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक वाले भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। केरल के अंतर्गत ही कुछ पश्च जल क्षेत्र भी मिलते हैं जिन्हें अपन लेगून के नाम से जानते हैं। इनको कयाल के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, वेबनाथ, अष्टमुद्दी यहाँ की मुख्य झीलें हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट के बारे में दो तटों का अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। उत्तर में आता है उत्तरी सरकार तट नंबर 1 पे, जो ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु के अंतर्गत कोरोमंडल तट। इसके बारे में अपन ने चर्चा की। उत्तरी सरकार तट है उसको मुख्यतः अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग आता है वो आता है उत्कल तट, जो उड़ीसा के अंतर्गत है। दूसरा जो भाग आता है वो आता है काकीनाडा तट। काकीनाडा जो तट है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ झीलें भी मिलती हैं। कृष्णा नदी के जस्ट दक्षिण में जो झील मिलती है उस झील को चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी मानी जाती है। इसके बाद में इससे दक्षिण में आते हैं तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में एक झील है, दोनों के मिलन स्थान पे उस झील को कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है। और जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा मिलती है वहां पर एक झील मिलती है, इस झील को पुलिकट झील के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने बात की मोटी मोटी रूप से कि स्थानीय किन नामों से जाना जाता है
और यहाँ पर कौन कौन सी झीलें मिलती हैं। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलने वाले कुछ बंदरगाहों की अपन बात करेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से 12 बंदरगाह मिलते हैं। 12 जो बंदरगाह हैं उनकी अगर अपन बात करें तो 6 तो अपने को मिलेंगे पश्चिमी तट पर और 6 मिलते हैं अपने को पूर्वी तट पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी तट के जो जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में। पश्चिमी तट के जो जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। नंबर 1 पे जो बंदरगाह आता है इस जगह पे, ये जगह स्थित है गुजरात के अंतर्गत। गुजरात के अंतर्गत ये वाला जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो है गुजरात राज्य के अंतर्गत। ठीक है, ये जो कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे गुजरात के अंतर्गत एक हो गया, और अपन नंबर 2 पे देखते हैं ये वाला जो स्टेट आता है, इस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत अपने को 3 बंदरगाह मिलते हैं, सॉरी 2 बंदरगाह मिलते हैं। नंबर 1 पे जो बंदरगाह आता है वो है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, नंबर 2 पे जो बंदरगाह आता है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JLN। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया, और मुंबई में एक और 2 बंदरगाह अपने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों बंदरगाह हैं वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। इसके साथ ही अपन देखते हैं ये वाला जो एक छोटा सा राज्य है, ये राज्य है गोवा। गोवा राज्य के अंतर्गत जो बंदरगाह है वो उसका नाम है मार्मुगांव बंदरगाह, नंबर 4। ठीक है, गोवा से दक्षिण में अपन चलते हैं तो ये राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो बंदरगाह आता है वो है मंगलोर। मंगलोर बंदरगाह। और कर्नाटक से दक्षिण में अपन चलते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो राज्य है उसका नाम है केरल। केरल राज्य के अंतर्गत जो बंदरगाह मिलता है उस बंदरगाह का नाम है कोची। इस तरह से अपन देखते हैं कि जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर मुख्यतः अपने को 6 बंदरगाह मिलते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई और JLN जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में, गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह, कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह और केरल में कोच्चि बंदरगाह देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग में भी अपने को 6 बंदरगाह ही मिलते हैं। सबसे पहला जो बंदरगाह आता है वो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ये जो कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसके बाद में ये जो कोलकाता बंदरगाह है, इस कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नंबर 2 पे जो बंदरगाह आता है वो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है, पारादीप बंदरगाह। ठीक है,
यह है ओडिशा राज्य के अंतर्गत। नंबर 3 पे जो बंदरगाह आता है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। और नंबर 4 पे जो बंदरगाह आता है वो है एनोर बंदरगाह। और नंबर 5 पे जो बंदरगाह आता है वो है चेन्नई बंदरगाह। और नंबर 6 पे जो बंदरगाह आता है उस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन ये तीनों के तीनों ही जो बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। इस तरह से अपन ने देखे कि भारत के अंतर्गत जो 12 मुख्य बंदरगाह मिलते हैं उनमें से 6 बंदरगाह अपने को पूर्वी तट पर मिलते हैं और 6 बंदरगाह अपने को पश्चिमी तट पर मिलते हैं। याद करना इनको बहुत इजी है क्योंकि 6 और 6 12 मिलते हैं। तो जैसे अपन देखेंगे जो कांडला बंदरगाह है वो मिलता है गुजरात राज्य के अंतर्गत। इसके बाद में महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा के अंतर्गत जो बंदरगाह आता है वो मार्मुगांव बंदरगाह है। गांव छोटा सा होता है इसलिए गोवा के अंतर्गत जो बंदरगाह है वो मार्मुगांव बंदरगाह है। मैंगलोर अपने को पता है, लास्ट में अपन ने बात की थी कि मैंगलोर से लेकर जो दक्षिण वाला भाग है उसे अपन मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित है। केरल के अंतर्गत जो बंदरगाह है वो कोची बंदरगाह स्थित है। इसके बाद में कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत स्थित है। इसी कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वह पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो बंदरगाह है वो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। एनोर बंदरगाह चेन्नई और तूतीकोरन जो बंदरगाह हैं ये तीनों के तीनों बंदरगाह ही तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। तो इस प्रकार से आज के सेशन में अपन ने डिस्कस किया भारत के जो जितने भी तटीय मैदान हैं उन तटीय मैदानों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आज का जो है वो भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो अपन खत्म कर देंगे।